नमस्कार दोस्तों, द फर्स्ट फिल्मी क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले दिनों हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था जिस पर वाकई आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हीं सारे क्वेश्चंस को जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज रविवार है और आगे से हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर रविवार को हम इसी तरह का क्यूएनए वीडियो लेकर आएँ। खैर, पहला जो कमेंट है वो अपने जयदेव भाई का है। उनका ये कहना है कि क्या आप टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने वाली मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं। देखिए जयदेव भाई, फिर चाहे वो टेररिज्म की बात हो या फिर जो आजकल आप देख रहे हो वायलेंस, ब्रुटैलिटी कितना सारा बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर चाहे वो एनिमल की बात हो, किल की बात हो या फिर अभी मार्को, तो मुझे पर्सनली इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह का वायलेंस और टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। हालांकि जब मूवी पर बात करनी होती है, मूवी को रिव्यू करना होता है, तो हमें मूवी के जॉनर के हिसाब से बात करनी पड़ती है। वहाँ पर हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या हमें पसंद है क्या नहीं पसंद है उस चीज़ को मैं शो करने की कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन इसका अगर मैं आंसर दूँ तो मेरा आंसर यही होगा कि नहीं, मुझे इस तरह की फिल्में कुछ खास पसंद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अपने सूरज कुमार रिव्यू का है। जस्ट किडिंग भाई, वो सूरज कुमार वाले नहीं, दूसरे सूरज कुमार का रिव्यू है। क्या पुष्पा 3 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है? नहीं, ये टेक्निकली कहाँ पॉसिबल हो सकता है। पुष्पा 3 की शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो मेकर्स पुष्पा 2 के सक्सेस में ही है। फिल्म 2000 करोड़ की ओर बढ़ रही है, तो फिल्म आएगी, अभी उसमें टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फिल्म का कुछ हिस्सा हो, कुछ पोर्सन हो जो अभी तक मतलब उनके मेकर्स के पास रखा हो। लेकिन अभी तो आपने देखा होगा कि 11 जनवरी से ऐसा हो रहा है कि पुष्पा 3 में 20 मिनट्स को और ऐड किया गया है, यानी कि उसकी जो लेंथ है ना वो 3.5 घंटे के आसपास होने वाली है। तो हो सकता है उन सारे सीक्वेंसेस को उस फिल्म में यूज़ कर दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल पुष्पा 3 की शूटिंग तो अभी नहीं कंप्लीट हुई है, वो तो अभी फ्लोर पर भी नहीं गई है। अपने इनका तो नाम हमें नहीं दिख रहा है, इनका नाम है मी फॉर गेमर्स, ऐसे कुछ इनका यूज़र नेम है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि भाई प्रभास यस वर्सेस अल्लू अर्जुन वर्सेस एनटीआर वर्सेस ऋषभ शेट्टी वर्सेस रामचरण, हु इज़ द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार, अपनी लिस्ट बताइए। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पर होंगे प्रभास। उसके बाद पुष्पा 2 की सक्सेस को देखते हुए नंबर 2 पर मेरे लिए होंगे अल्लू अर्जुन, नंबर 3 पर होंगे यश, नंबर 4 पर होंगे जूनियर एनटीआर, नंबर 5 पर होंगे रामचरण और नंबर 6 पर होंगे ऋषभ शेट्टी। फिलहाल ये मेरा मतलब अपना ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है। आपको आपकी लिस्ट कुछ अलग हो सकती है, आपको जो लगे आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर चलते हैं, अपने डेविल भाई हैं। उनका ये कहना है कि क्या जाट ही RT4 GM है। मतलब मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी और रवि तेजा ने मतलब इससे पहले 3 फिल्मों में काम किया है और तीनों ही फिल्में वो सुपरहिट रही थी। तो उसके बाद ये अनाउंस हुआ था कि भैया रवि तेजा और गोपीचंद मलिनेनी साथ में चौथी बार काम करने वाले हैं, जिसका टेंटेटिव टाइटल था RT4 GM। लेकिन बाद में इस फिल्म को बनाने की लागत ज़्यादा आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि रवि तेजा के होने से ये फिल्म अपना बजट और प्रॉफिट कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसके बाद मेकर्स ने डिसीजन लिया कि वे इस फिल्म को किसी बॉलीवुड एक्टर को लेकर बनाएंगे। तो उसके बाद ही हाँ, यही फिल्म है जो सनी देओल की तरह, जिसमें सनी देओल आपको नजर आएंगे, और ये जाट मूवी है, वही फिल्म है। RT4 GM ही इस समय जाट के तौर पर रिलीज होने वाली है। अब देखते हैं सनी देओल के होने से फिल्म को कितना पुश मिलता है, हिंदी बेल्ट में चलती है नहीं चलती है। वहाँ पर तो यही रीजन साफ साफ आया था ट्रेड में कि भाई रवि तेजा का मार्केट इस समय डाउन चल रहा है, उनकी फिल्में चल नहीं रही, तो मेकर्स को ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म अपना बजट रिकवर ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद श्रेयास भाई का अपना क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि थलपति विजय ने इंडस्ट्री छोड़नी चाहिए या नहीं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके दो पहलू हैं। पहला तो आप ये समझिए कि अगर आप एक फैन बॉय के तौर पर देखो या फिर मैं भी देखूं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई कोई एक्टर जो है वो अपने कैरियर के इतने पीक समय में इंडस्ट्री को छोड़कर जाए। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एक एक्टर की तरफ से भी है। देखो, आप कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाओ, इंडिया में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन आप एंड ऑफ द डे एक एक्टर ही कहलाओगे ना। हर इंसान को एक अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए होता है, उसको एक कामयाबी की बुलंदियां चढ़नी होती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का डिसीजन लिया, जो कि मेरे हिसाब से सही डिसीजन है। क्योंकि थलपति विजय के पास जो चीज़ है ना भाई साहब, वो किसी एक्टर के पास नहीं है। मतलब थलपति विजय तमिलनाडु का वो चेहरा है जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर और एक एक्टर तो तमिलनाडु में आपको दर्जनों मिल जाएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक ही मिलेगा। वंस इन हिस्ट्री इस तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, MGR साहब जो थे वो तमिलनाडु से निकले पहले एक्टर थे जो अभिनेता से नेता बने। इसके बाद जयललिता जी हुई। वहीं अगर आप तेलुगु इंडस्ट्री पर ध्यान दें तो वहाँ पर NTR साहब भी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। तो ये अपने में कितनी बड़ी बात है, आप जरा इस चीज़ को सोचिए। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं थलपति विजय पर, खैर इसके पहले हमारे पास रजनीकांत साहब थे, जिनका स्टारडम भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर वो चाहते तो, अगर पॉलिटिक्स में आते हो तो डेफिनेटली वो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उन्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद पूरे पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे फिर वो तमिल इंडस्ट्री हो, तेलुगु इंडस्ट्री हो, मलयालम इंडस्ट्री हो, कन्नडा हो, बॉलीवुड हो, सॉरी
पवन कल्याण सर भी हैं, उनका भी नाम मैं पूरी रिस्पेक्ट से लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ थलपति विजय की बात हो रही है तो मैं उनको लेकर ही कहूँगा कि थलपति विजय वो एक्टर हैं जो पॉलिटिक्स में उतरे और अगर सही चीज़ सही मौके पर सही बॉल पर सिक्सर पड़ गया तो थलपति विजय सीएम पद का चेहरा बहुत ही जल्द बनते हुए दिखेंगे। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, अभी मतलब 2 पंचवर्षी लग सकती हैं, आप ये मान के चलो, लेकिन थलपति विजय के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और किसी एक्टर को अगर लग रहा है कि भाई वो इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनकर कुछ बेहतर काम कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर अपने पर्सनल ग्रोथ की देखेगा तो उस हिसाब से तो सही है। बाकी हम लोग फ़ैन हैं, हम लोग एक फ़ैन यही चाहता है कि हम अपने स्टार को बार बार फिल्में देखें, तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भाई डिसीजन तो अच्छा है। क्योंकि आप अगर गौर करो, एक चीज़ यहाँ पर और है कि मतलब अभी तक जितने भी एक्टर पॉलिटिक्स में गए वो पॉलिटिक्स में कब गए, जब उनकी फिल्में चलना बंद हुई, ठीक है, जब पब्लिक से पकड़ उनकी छूटने लगी तब वो गए। लेकिन थलपति विजय ने क्या किया, वो उस टाइम में पॉलिटिक्स में जा रहे हैं जहाँ उन्होंने पब्लिक में पकड़ उनकी ऐसी है, एक फिल्म उनकी रिलीज होती है, वो भाई चले ना चले, फिल्म को क्रिटिक्स कितना भी बुरा करें, लेकिन वो 300 से 400 करोड़ की कमाई कर रही है, उनके स्टार पावर को शोकेस कर रहा है। और जब आपके पास एक स्टेट होता है, मतलब अगर आप एक स्टेट के अंदर सीमित हैं तो वो चीज़ बहुत बड़े स्तर पर आपके लिए वर्क करेगी पॉजिटिव वे में। मतलब इंडिया में बड़े बड़े सुपरस्टार है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, लेकिन इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो हर स्टेट में है, थोड़ी इस तरह से है, मतलब ज़्यादा भी होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा एक तरफा स्टेट उस सेक्टर के फेवर में जाएगा, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन थलपति विजय के केस में ये होगा और पवन कल्याण के केस में भी होगा, क्योंकि पवन कल्याण के केस में आप देख रहे हो पवन कल्याण ने किस तरह की सक्सेस हासिल करी है, तो उनको भी मतलब यही 2 एक्टर हैं जो फिलहाल बहुत बड़े फेस में हैं। खैर अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है। इसके बाद अपने अनुज गेमर भाई का कहना है कि भाई दंगल का कलेक्शन 2000 करोड़ कैसे हुआ। देखिए दंगल का जो कलेक्शन था मेजरली में चाइना में, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो चाइना में बहुत बड़ी सक्सेस बनी। मतलब आज भी चाइना बॉक्स ऑफिस पर दंगल सबसे ऊपर पायदान पे आती है कि मतलब उस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया, और पसंद करने की अपनी वजह भी थी कि वो फिल्म देखो वुमेन इंपावरमेंट को शो कर रही थी, ठीक है, एक अच्छी कहानी थी, सब कुछ बढ़िया था, मतलब नो डाउट उस फिल्म को लेकर किसी के मन में हेट नहीं होना चाहिए। वो फिल्म आज भी अगर रिलीज हो जाती तो आज भी 1000 करोड़ कमाने के, मतलब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाने का मादा रखती थी। तो ये जो 2000 करोड़ कलेक्शन है वो डिजर्विंग फिल्म है भाई, तो उसने 2000 करोड़ तो कमाया था चाइना की मदद से, ठीक है। इसके बाद शिवा पांडे जी का क्वेश्चन है कि फ्यूचर में कौन सी इंडियन फिल्म है जो 3000 से 4000 करोड़ कलेक्शन कर सकती है, अगर कोई हो तो कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन अपने में बहुत बड़ा है, क्योंकि फ्यूचर तो अभी किसी ने देखा नहीं कब कौन सी फिल्म किस तरह से निकल कर आए, लेकिन हाँ जो अभी पक्के तौर पर मुझे लग रही है, जो दंगल के आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हैं जिसमें लोगों ने पूछा है कि भाई साहब दंगल के रिकॉर्ड को कौन सी फिल्म तोड़ सकती है, कौन सी फिल्म तोड़ सकती है, तो वो मुझे अभी पक्के तौर पर जो फिल्म लग रही है वो है डायरेक्टर SS राजामौली की आने वाली फिल्म SSMB29। इस फिल्म को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस फिल्म में वो बात है कि ये फिल्म 2000 करोड़ 2500 करोड़ की कमाई करेगी, क्योंकि आपने देखा RRR को जिस तरह से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर जो सफलता मिली उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि भाई ये जो SSMB29 है ये 500-600 करोड़, मतलब उसके लिए ग्लोबल मार्केट में, मतलब ओवरसीज मार्केट में कमाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और इंडियन बॉक्स ऑफिस की आप बात करें तो आप देख रहे हो पुष्पा, KGF, RRR, ये सारी फिल्में 1000 करोड़ 1500 करोड़ 2000 करोड़ तक की बाउंड्रीज को टच करने लगी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर एक कोई फिल्म ऐसी आती है जो पूरे पैन इंडिया को टैकल कर सके पुष्पा सरी की, तो वो SSMB29 मुझे दिख रही है। इसके बाद अगर उसको ग्लोबल सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली ये होने वाला है। और इसके बाद SS राजामौली साहब की फिल्मों को जापान में कितना पसंद किया जाता है वो हम सभी ने RRR से देखा। इसके बाद अगर उसकी फिल्म को चाइना में रिलीज मिले, देखिए चाइना में रिलीज को लेकर ये क्या है कि चाइना की काफ़ी सारी कंडीशंस हैं कि आपकी फिल्म में थोड़ा जो देशभक्ति होता है ना फिल्मों में, कि एक देश का दूसरे देश के प्रति देशभक्ति वाला जो एलिमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, और मतलब बहुत सारी कंडीशन है कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एक सेटल कहानी लेकर आओगे तो हम आपकी फिल्म को रिलीज़ होने देंगे, काफ़ी सारी बाउंड्रीज है, तो वहाँ पर रिलीज़ कराना बहुत ज़्यादा आसान हो नहीं पाता है। तो अगर SSMB29 चाइना में भी रिलीज़ हो जाती है तो फिर क्या ही कहने। लेकिन फिलहाल मुझे फिल्म जो 3000 करोड़ का आंकड़ा टच करते हुए नजर आ रही है वो है SSMB29, ठीक है। इसके बाद अपने मिस्टर क्रिएटिव जी का क्वेश्चन ये है कि ब्रदर क्या थलपति 69 भगवत केसरी की एडाप्टेशन है। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है। इनफैक्ट अपने पोस्ट में भी 3 से 4 लोगों ने कमेंट किया कि क्या थलपति 69 भगवत केसरी की रीमेक है या एडाप्टेशन है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, थलपति 69 विजय की आखिरी फिल्म है, इसके बाद वो कब कम बैक करेंगी अभी बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो क्या कोई एक्टर अपनी आखिरी फिल्म में जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, ठीक, क्या वो ऐसा डिसीजन लेगा कि वो किसी रीमेक फिल्म में या एडाप्टेशन में काम करे, वो भी किस फिल्म में, भगवत केसरी कोई लैंडमार्क फिल्म तो है नहीं, तो टोटली एक मास मसाला कमर्शियल फिल्म है। वैसी फिल्में आपने बहुत सारी देखी होंगी, तो हम ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि थलपति 69 जो फिल्म है वो भगवत केसरी की एडॉप्टेशन होगी, क्योंकि अगर भगवत केसरी का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखो तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो बाहुबली 2 की तरह बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वो एक डिसेंट सी फिल्म थी, ठीक है, वहाँ पर नंदमुरी बालाकृष्णा का स्टारडम था, चल गई थी, अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि थलपति 69 अपनी आखिरी फिल्म में किसी रीमेक फिल्म का सहारा लेंगे।
ठीक उसी तरह सलमान खान की सिकंदर को लेकर भी इन्हीं भाई का क्वेश्चन है कि क्या सिकंदर जो है सरकार की अडॉप्टेशन है। अब सरकार इसलिए है क्योंकि सरकार फिल्म को भी ए आर मुगदास ने बनाया था, सिकंदर के भी डायरेक्टर ए आर मुगदास है, तो इस तरह के सोर्स, इस तरह के लीक्स लोग निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सलमान खान अब इस तरह की गलती करेंगे, क्योंकि किसी का भाई किसी का जान में आप देख चुके हो कि सलमान खान का क्या क्या था। मतलब फिल्म को अगर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला वो इसलिए क्योंकि वो फिल्म वीरम की रीमेक थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता एक गलती को करने के बाद दोबारा से उसी गलती को रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तेजस भाई का अपना क्वेश्चन है कि भाई तू मराठी सिनेमा के बारे में बात क्यों नहीं करता। तेजस भाई सीरियसली सॉरी, मैं मानता हूं कि मैं मराठी सिनेमा के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाता। मैंने लेकिन मराठी इंडस्ट्री के इतिहास पर एक वीडियो बनाया है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया, 2-3 वीडियो मैंने मराठी इंडस्ट्री से बनाए हैं। और अभी अगर मुझे कोई ऐसी फिल्म दिखती है जो मराठी इंडस्ट्री से आ रही है, पोटेंशियल है, तो मैं डेफिनेटली उस पर बात करूंगा। एक मूवी आई थी अभी आप नागराज मंजुले सर की, जिसका घर बंदूक बिरयानी नाम था, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। अगर कोई ऐसी प्रॉमिसिंग फिल्म आती है जो पैन इंडिया को टारगेट करेगी, डेफिनेटली आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद अपना यू एन बैकग्राउंड म्यूजिक का क्वेश्चन है कि क्या कूली मूवी एलसीयू से कनेक्टेड होगी। ऐसा लगता है क्योंकि लोकेश कनगराज ने लियो के टाइम पर भी यही कहा था कि लियो एलसीयू से कनेक्शन नहीं है, एक स्टैंड एलोन फिल्म है। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर इनका क्वेश्चन ये है कि पिछली बार लोकेश कनगराज ने कहा था कि हमारी मूवी जो लियो है वो एलसीयू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आखिरी में कुछ चीज़ें कनेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, तो क्या कूली के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि कूली केस में भी कहा जा रहा है कि भाई ये एलसीयू से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका जवाब देखो कुल मिला के ये है कि जब किसी फिल्म को लेकर हम इस तरह के एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई सलार मूवी में यस आने वाला है, ठीक है, या फिर लियो जो है एलसीयू से कनेक्टेड है, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन उस फिल्म से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस केस में होता ये है कि ऑडियंस अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर कर लेती है कि भाई ये होगा, विक्रम फिल्म की तरह में रोलेक्स की एंट्री देखने को मिलेगी। और यही सब चीज़ें लियो में जब नहीं हुई तो फिल्म के मेजर क्रिटिसिज्म का कारण भी बनी थी। तो अब मेकर्स इस बात को समझने लगे कि भाई इतनी भी हाइप, झूठी हाइप मत दे दो कि लोग उस फिल्म को उस नजरिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्सपेक्टेशन रखें, और जब वो एक्सपेक्टेशन ना मिले तो ऑडियंस निराश हो जाती है। तो यहाँ से कुछ मेकर्स ने इस चीज़ को सीख ले लिया, वो क्लियर कर देते कि नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला। तो लियो में हुआ। अब लियो का देखो, अब लियो में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इसमें किसी बड़े स्टार का कैमियो होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ लोग सोच रहे थे। लेकिन अब सोचो थलापति विजय से बड़ा स्टार कौन हो सकता है। ऑब्वियसली रजनीकांत हो सकता है, रजनीकांत साहब तो यहाँ कैमियो करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर दिखा दिया गया कि कमल हसन साहब से वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पुरानी फिल्मों का थोड़ा सा टचअप दे दिया गया, थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट आ गए, तो वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो ऑडियंस में उस तरह से काम नहीं कर पाई। ठीक है, अगर लियो को आप एक स्टैंड एलोन फिल्म के तौर पर देखते तो ज़्यादा इंटरटेनिंग लगती, लेकिन कुछ दर्शक थे, उसमें से मैं भी था, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था कि भाई ये एलसीयू से कनेक्टेड है। तो जब ये ऐसा नहीं हुआ ना, तो थोड़ा सा एक निराशा तो होती है। तो कूली के केस में क्या लगता है, कूली के केस में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, ये एक स्टैंड एलोन फिल्म होगी। उसकी वजह ये है कि आप देखो इस फिल्म में आमिर खान है, ठीक है, इस फिल्म में तेलुगु इंडस्ट्री से नागार्जुन सर हैं, कन्नड़ा इंडस्ट्री से उपेंद्र सर हैं। तो मतलब इतने सारे स्टार्स को आप एलसीयू यूनिवर्स में किसी तरह से ला नहीं सकते, मेरा ये मानना है। तो ये कूली जो है जेलर टाइप की वाइब देगी, जहां पर आपको अलग अलग इंडस्ट्री से बड़े फेसेस रजनीकांत साहब के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखने को मिलेंगे। ये एक प्रॉपर स्टैंड एलोन फिल्म होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इसके बाद रितेश आर्या जी का क्वेश्चन है कि क्या भाई स्काई फोर्स हिट हो पाएगी। इसी तरह 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनका नाम मैं अभी बाद में ले लूंगा। उनका ये कहना है कि अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म कौन सी होगी, या फिर स्काई फोर्स को लेकर मैं क्या सोचता हूँ। देखो स्काई फोर्स का ट्रेलर, अगर मैं ऑनेस्टी के साथ आपको जवाब दूं तो स्काई फोर्स का ट्रेलर अच्छा है। ठीक है, उसमें लता जी की जो बैकग्राउंड में आवाज़ सुनने को मिल रही है, सारी चीज़ें, सारी एलिमेंट्स सब कुछ ओके है। लेकिन स्काई फोर्स के साथ पर्सनल लेवल पर मुझे 2 प्रॉब्लम फील होती हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि भाई इस फिल्म का बज़ नहीं बना है। मेकर्स इस फिल्म के ट्रेलर को अभी 1 महीना पहले, अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ किया है, और अभी इस फिल्म को डायरेक्ट 26 जनवरी के वीकेंड में रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस बीच में जो एक प्रोजेक्ट को बेक करने का जो समय होता है ना, जैसे आप साउथ में देखो SSMB 29, अभी उसका टाइटल तक ही रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन उसका देखो बस किस तरह से बना। तो मतलब मेकर्स को ये समझना चाहिए कि भाई किसी फिल्म का बस बनता कैसे। स्काई फोर्स का मुझे ग्राउंड रियलिटी पर बस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये फिल्म चले, अच्छी कमाई करे और बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार साहब की कमबैक फिल्म साबित हो। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन जानना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा कुछ कमाल करने वाली है। इसकी दूसरी वजह मुझे यही लगती है क्योंकि इससे पहले ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर आ चुकी है। ठीक है, सिद्धार्थ आनंद की फिल्म थी, वो फिल्म लगभग इसी तरह एरियल कॉम्बैट पर थी और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें सिमिलरिटीज़ पा सकते हो। लेकिन उस फिल्म को ऑडियंस ने उतना पसंद नहीं किया, जैसे तैसे करके वो एक सेमी हिट या हिट हो पाई। तो वो चीज़ यहाँ पर बड़ा काम कर रही है कि यार फाइटर को लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या स्काई फोर्स को लोग पसंद करेंगे। तो आई होप कि फिल्म चले, लेकिन यहाँ पर फिल्म का बज़ ना बनना और फाइटर से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ और फाइटर का भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करना, इसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि स्काई फोर्स थोड़ा सा एक रिस्की प्रोजेक्ट है अक्षय कुमार के लिए। कमबैक फिल्म उनकी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ।
ठीक है। अब इसके बाद अपने रॉबिन भाई का क्वेश्चन ये है कि लाहौर 1947 से जुड़ी कोई अपडेट। देखिए पहले ये था लाहौर 1947 होगी जो है 2025 में 26 जनवरी को रिलीज़ होगी। मुझे भी इस फिल्म का काफ़ी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन नहीं हुई। अगर होती तो इस फिल्म का स्काई फोर्स से क्लैश होता, जो मुझे ऐसा लगता है 1-on-1 हो सकता था, जहाँ पर कांटे की टक्कर होती। लेकिन अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो फिल्म के फेवर में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बताया जा रहा है कि लाहौर 1947, क्योंकि एज वी नो सनी देओल है फिल्म में, एक पेट्रियोटिक थीम है, तो मेकर्स की प्लानिंग यही है कि उस फिल्म को 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर टाइप की डेट पर रिलीज करें। लेकिन यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि 26 जनवरी को फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई, 15 अगस्त को एक अपडेट निकल कर आई कि फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी, लेकिन 15 अगस्त के वीकेंड में ही आपको वॉर 2 देखने को मिलेगी, और वॉर 2 ऐसी फिल्म है जो सबको खा जाने वाली है। तो ऐसे में लाहौर 1947 एकदम उसी तरह से बन के रह जाएगी। जब गदर 2 और अक्षय कुमार की मूवी OMG 2 रिलीज हुई थी, तो गदर 2 को मतलब ह्यूमंगस सपोर्ट मिला था, और OMG 2 बचे हुए शोज में या फिर लोगों को जो मतलब एक्स्ट्रा ऑडियंस जो आ रही थी, जो क्राउड आ रहा था, वो पुल हो जा रहा था OMG 2 में। तो ये लाहौर 1947 के केस में होगा। मुझे ऐसा लगता है इस क्लैश को अवॉइड करना ही पड़ेगा। बाकी फिल्म की स्टोरी लाइन से आपको बताया कि फिल्म एक प्ले है जिसका नाम है जिसने लाहौर नहीं देखा उसने क्या देखा, उससे इंस्पायर्ड होने वाली ये एक ऐसा प्ले है जो इंडियन डायरेक्टर्स ने बनाया था। जब इस प्ले को पाकिस्तान में भाई साहब इसको चलाया गया तो इस प्ले को बैन कर दिया गया था। बाकायदा पाकिस्तान के पेपर में हेडलाइन आई थी कि ये एक ऐसा प्ले है जो हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक सहिष्णुता है उसको तोड़ने का काम कर रहा है। जबकि मेकर्स ने इसके जवाब में कहा था कि नहीं भाई, हमारा तो प्ले जो ऐसा है ना वो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करता है। जहाँ होगा ये कि 1947 के बाद एक मुस्लिम हिंदुस्तानी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान शिफ्ट होता है। वहाँ पर उसको जो हवेली अलॉट होगी वो एक हिंदू फैमिली की रहती है। ठीक है, फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब उनको ये पता चलता है कि भाई ये जो हवेली जिसकी थी उसमें एक बुढ़िया जो अपना मतलब सदियों से क्या बोल रहा हूँ मैं, 40-50 साल अपनी पूरा जीवन उसने उस हवेली में बिताया है। जब ट्विस्ट ये आता है कि वो हवेली छोड़कर गई नहीं है, और इसके बाद जब सनी देओल की फैमिली वहाँ पर शिफ्ट होती है तो फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, किस तरह से यहाँ पर 1947 की पृष्ठभूमि को दिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और एक्साइटमेंट है, मतलब ये सब्जेक्ट को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। प्रीति जिंटा है, अली फजल है, करण देओल है, आमिर खान का कैमियो है, ठीक है, और एक दो और अच्छे एक्टर हैं। तो फिल्म का तो बस है, राजकुमार संतोषी हैं, उनके साथ सनी देओल का ये 4th कोलैबोरेशन है, तो एक्साइटमेंट तो है भाई इस फिल्म को लेकर। ठीक है, अब गोल्डी सेन भाई का क्वेश्चन ये है कि अभी बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी, मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको इजी बोल देता हूँ। उनका क्वेश्चन ये है कि अभी बीच में न्यूज़ आई थी कि प्रशांत नील अजीत कुमार को लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली तमिल इंडस्ट्री में एक अपडेट निकल कर आई है कि लोकेश कनगराज भी अजीत कुमार को लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा, देखो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूर हो, बहुत ही जल्द हो, क्योंकि अजीत कुमार जो है वो अजीत कुमार जो हैं वो थलापति विजय और रजनीकांत साहब के लीग के एक्टर हैं। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली अगर दूर से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत कुमार को उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नहीं मिल रहे। मतलब आप अगर विजय सर के केस में देखो, एटली हैं, लोकेश कनगराज हैं, जितने नामी डायरेक्टर सब विजय के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, रजनी सर के साथ भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि थला अजीत कुमार के साथ कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन उनके प्रोजेक्ट हमें उस तरह के देखने को अभी फिलहाल मिले नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि थला अजीत कुमार नए डायरेक्टर्स को मौका देते हैं, नए डायरेक्टर्स को बड़ा स्टार बनाते हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ कि अजीत कुमार लोकेश कनगराज के साथ काम करें, प्रसाद नील के साथ काम करें। ये जो डायरेक्टर हैं इनके साथ अगर अजीत सर का कॉम्बिनेशन पहुँचता है ना भाई, तो ये फिल्म इनका बस एक तो नंबर 1 पर पहुँच जाएगा, फिल्म की हाइप बनेगी। अभी देखिए अजीत कुमार साहब की 2 फिल्में हैं, एक है विदा में आर्ची, दूसरी है गुड बैड अगली। ये दोनों ही फिल्में तमिल स्टेट की बाउंड्रीज तक सीमित रहेंगी। बहुत ज़्यादा होगा तो तेलुगु स्टेट में अच्छा परफॉर्म कर लेंगी, हिंदी बेल्ट से 20-25 करोड़ कमा लेंगी, लेकिन ऐसी फिल्में नहीं है जिसका पैन इंडिया पर बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा हो। अगर ये प्रशांत नील और लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते तो डेफिनेटली, मतलब मैं बता रहा हूँ ये फिल्में बहुत बड़ी सक्सेस बनेंगी, और मुझे इनके कोलैबोरेशन की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट भी है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये हो। ठीक है अपने रोहन भाई का क्वेश्चन ये है कि भाई क्या लगता है अक्षय कुमार सर का कमबैक कौन सी फिल्म से होगा, हरियाणा से है। तो भाई आपको सबसे पहले नमस्कार। तो मुझे क्या लगता है, देखिए मुझे ये बात बड़ा ही अफसोस वाले मन से बोलनी पड़ती है, क्योंकि अक्षय कुमार का फ़ैन तो मैं भी हूँ, मैं भी चाहता हूँ उनका कमबैक हो, लेकिन उनके केस में पता नहीं क्या हो रहा है कि उनकी फिल्मों का बज़ नहीं बन पा रहा है। अभी स्काई फोर्स आ रही है, एक अच्छी फिल्म है, ट्रेलर में आप कहीं पर भी लिटरली कमी नहीं निकाल सकते, लेकिन फिल्म हिट होगी नहीं होगी इस पर बड़ी दुविधा है। बॉलीवुड में पता नहीं ऐसा कौन सा दौर चल रहा है कि ऑडियंस जो है वो फिल्म के लिए इंटरेस्ट बना ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसके बाद इनकी हाउसफुल 5 आएगी, वेलकम टू जंगल आएगी। यहाँ पर तो स्टार कास्ट को इस तरह से पिरोया है भाई कि मतलब ऐसा लगा खिचड़ी होने वाली है। आई डोंट नो किस तरह से फिल्म निकल कर आएगी, लेकिन हेरा फेरी का जो तीसरा पार्ट आने वाला है उसको लेकर मुझे बड़ा वो है कि भाई ये फिल्म चलनी चाहिए, वो चलेगी, हेरा फेरी 3 जो है वो चलेगी, ऐसा मैं सोच सकता हूँ फिलहाल। खैर इसके बाद
अपने एक भाई का कमेंट है पेस्ट्रोल पॉल का कि इंडियन सिनेमा की पहली कौन सी फिल्म होगी जो 3000 करोड़ को टच करेगी। मैंने बताया SSMB 29 से उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सिनेमा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को क्या ही पता, तो उसके बारे में तो अभी नहीं कहना होगा, ठीक है। दीपक ड्रीमर भाई का क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से डाकू महाराज कितना कलेक्शन करेगी और गेम चेंजर हिट हो पाएगी या नहीं। गेम चेंजर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या गेम चेंजर 1000 करोड़ की कमाई कर पाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि क्या गेम चेंजर हिट हो पाएगी। पहले बात करते हैं डाकू महाराज की। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अपनी डाकू महाराज के प्रमोशन के दौरान बलैया बाबू ने कहा कि सेकंड इनिंग में मैंने सक्सेसफुल फिल्मों की झड़ी लगा दी, और ये मानना पड़ेगा कि पिछले 6-7 सालों में मतलब एक टाइम था जहाँ पर मेगा स्टार चिरंजीवी सर की ज़्यादा बात हो रही थी और नंदमुरी बालाकृष्णा को थोड़ा सा किनारे मतलब ओवर साइडो चल रहे थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में नंदमुरी बालाकृष्णा साहब ने अपनी सेकंड इनिंग में जिस तरह से कमबैक किया है, सीरियसली उनका मार्केट जो है मेगा स्टार चिरंजीवी से भी काफ़ी ऊपर उठ चुका है। ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी एक्टर शुरू से थे, लेकिन सेकंड इनिंग की बात करें तो ये नंदमुरी बालाकृष्णा काफ़ी आगे नजर आ रहे हैं, ठीक। तो वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं सेकंड इनिंग में जो मेरी फिल्में सब सक्सेसफुल हो रही, असली मजा तो मैं आपको अखंडा 2 में दिखाऊंगा, ऐसा वो बोल रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि नंदमुरी बालाकृष्णा की जो फिल्में वो 150 से 200 करोड़ की कमाई कर रही हैं। तो डाकू महाराज में भी मुझे कोई एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा कि फिल्म 400 करोड़ कमाएगी, 500 करोड़ कमाएगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। फिल्म 150 से 200 करोड़ कमाएगी, ये मैं मान के चल सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो अखंडा 2 आ रही है वो फिल्म पैन इंडिया पर रिलीज होगी, वो एक बहुत बड़ी नंदमुरी बालाकृष्णा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है कि वो 400 से 500 करोड़ की कमाई करेगी। खैर इसके बाद चलते हैं अपने यूजर भाई का नाम है विकास लंबू। इनका कहना है क्या राजा साहब 1500 से 2000 करोड़ की कमाई कर पाएगी। देखिए इस क्वेश्चन का अगर मैं जवाब दूंगा तो प्रभास के फैंस बहुत ज़्यादा मुझे गालियां देंगे, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, आप कमेंट पे अपना ओपिनियन रख सकते हैं। देखिए जब प्रभास की मूवी आ रही थी सलार, तो उसमें प्रभास के होने से और KGF के डायरेक्टर के होने से फिल्म का बस काफ़ी हाई था। फिल्म एक एक्शन फिल्म थी इसलिए और एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म जब रिलीज होती है तो फिल्म पैन इंडिया पर 700 से 800 करोड़ की कमाई करती है, ठीक है। तो इसका जब सीक्वल आएगा वो आराम से 1000 से 1500 करोड़ की कमाई करेगा, आई एग्री। लेकिन पहला पार्ट एक एक्शन फिल्म होने के बावजूद उस फिल्म ने 700 करोड़ की कमाई करी। राजा साहब जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, ठीक है। तो हॉरर कॉमेडी फिल्मों का मार्केट, और आप सोचो कि फिल्मों को उस तरह से ऑडियंस की तरफ से बहुत भयंकर सपोर्ट मिलेगा, वैसा नहीं होगा। इसका जॉनर भी एक्शन नहीं है, क्योंकि मास मसाला कमर्शियल मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो अगर कोई एक्शन फिल्म होती है तो वो ज़्यादा चलती है, उसका बिजनेस भी ज़्यादा निकल कर आता है। लेकिन राजा साहब एक अलग तरह की फिल्म है, तो उसका बिजनेस मैं इतना नहीं मान सकता। मुझे लगता है ये फिल्म 700 से 800 करोड़ तक की फिल्म है। बाकी अगर फिल्म बहुत अच्छी निकल आती है, फिल्म का एक मोमेंटम बन जाता है तो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे अगर सलार 700-800 करोड़ कमा रही है तो राजा साहब भी मैं 700-800 करोड़ तक ही मैं आंक पा रहा हूँ। खैर इसके बाद अपने बजरंगी भाई का क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि कंगवा के बाद रेट्रो से सूर्या का कमबैक होगा या नहीं, और कौन सी मूवी है जो दंगल के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। लव फ्रॉम बिहार। थैंक यू भाई बजरंगी भाई, आपका प्यार देने के लिए इतना। तो पहला तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे चुका हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि SSMB 29 वो फिल्म है जो दंगल के रिकॉर्ड को बीट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंगवा पर। देखिए कंगवा जब रिलीज हुई थी तो मैंने कहा था फिल्म विजुअली प्लीज कर रही थी। अगर उस फिल्म को ये जो मॉडर्न टच देने की मेकर्स ने कोशिश करी है कि आप एक फ्यूचर इरा भी दिखा रहे हो, पास्ट इरा भी दिखा रहे हो, अगर ये चीज़ ना करते, उसको सिंपली मतलब एक पीरियड फिल्म के तौर पर इंट्रोड्यूस करते, थोड़ी सी कहानी को थोड़ा सा और अगर बेहतर कर देते, वहाँ पर जो कबीले थे उनके बीच जो राइवलरीज थी उन सब चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर अगर फोकस किया जाता तो फिल्म चल सकती थी, विजुअली फिल्म अच्छी थी। देखिए आज के टाइम में कल्चर ये बन चुका है, या तो फिल्म बहुत अच्छी या तो फिल्म बहुत बुरी, मतलब बीच का कोई हमें सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंगवा इतनी बुरी नहीं थी, एटलीस्ट आप उस फिल्म को एक बार तो देख ही सकते थे। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस बड़ी लाउड थी, ये सारी कमियाँ थी। लेकिन हाँ वो पैन इंडिया पर तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़ा अटेम्प्ट था। सूर्या सर ने प्रमोशन भी बहुत किया था, तो उनके बारे में सोच के मुझे काफ़ी ख़राब फील हो रहा है कि यार इस एक्टर की फिल्म चलनी चाहिए। तो इसके बाद अब इनकी मूवी आ रही है रेट्रो। देखिए रेट्रो जो है वो कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म है। कार्तिक सुब्बाराज एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में ओवर द पीरियड इंडस्ट्री में कल्ट स्टेटस गेन करती हैं, चाहे फिर जिगर ठंडा हो, इसके बाद अपनी पिज्ज़ा हो, और भी बहुत सारी फिल्में आई हैं। तो कार्तिक सुब्बाराज और सूर्या का कॉम्बो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। सूर्या भी एक क्लासी एक्टर हैं, वो जब भी मास और क्लास का कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो फिल्म पैन इंडिया पर रिलीज हो रही है, इसके ग्लिम्स वगैरह निकल कर आए हैं। तो अगर कहानी अच्छी हुई, मतलब अगर जो दिशा पटानी है ना, पूजा हेगड़े सॉरी, तो सूर्या और पूजा हेगड़े के बीच की जो केमिस्ट्री है मुझे अच्छी लग रही है। अगर कहानी अच्छी लेकर आते हैं, कार्तिक सुब्बाराज भी देखो उसी लीग के एक्टर हैं, एटली कुमार, लोकेश कनगराज उसी लीग के एक्टर हैं, लेकिन उनको पैन इंडिया पर अभी तक वो सक्सेस नहीं मिली। अगर वो जबरदस्त कहानी के साथ अपनी कोई फिल्म लेकर आते हैं और पैन इंडिया पर रिलीज करते हैं तो सूर्या और कार्तिक सुब्बाराज दोनों के लिए पैन इंडिया सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हो सकती है। अब पैन इंडिया सक्सेस में आप ये उम्मीद मत रखिए कि भाई साहब फिल्म जो है वो 1000 करोड़ की ही कमाई करे तो ही पैन इंडिया सक्सेस है। अगर फिल्म अपने ब्रेक इवन को पार कर रही है
तो भी वो पैन इंडिया सक्सेस के तौर पर कंसिडर की जाएगी, ठीक है। जैसे कि अपनी पुष्पा वन ने 100 करोड़ की कमाई करी थी, कोई बहुत बड़ा पैन इंडिया सक्सेस नहीं था। अगर आप देखो तो कंतारा की सक्सेस उससे बड़ी है। और भी एक दो फिल्में आई हैं जैसे हनुमान, उसने भी 100 करोड़ प्लस की कमाई करी है। तो यहाँ पर पैन इंडिया का सक्सेस ये नहीं है कि आपको 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ ही कमाई करना है। अगर आप 300, 400 करोड़ कमाई कर रहे हो और आपकी फिल्म ब्रेक इवन को पार करी तो वो भी पैन इंडिया के सक्सेस के तौर पर कंसिडर की जाएगी। और ये फिल्म जो है रेट्रो, इसका फर्स्ट ग्लिम्स टीजर वगैरह काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। तमिलनाडु में फिल्म चलेगी, मुझे पक्का यकीन है। तो 200 करोड़ ओवरसीज से 50 करोड़, और 50 करोड़ आप अगर इधर उधर से मान लो तो फिल्म 400 करोड़ के आसपास जा सकती है। अब आप ये कहोगे कि सूर्या कि अब तक कोई भी फिल्म इतना नहीं कमाई करी है। देखिए वो कोविड से पहले का टाइम था, हर एक्टर की फिल्म में कोविड के बाद ना उनका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, फिल्म की कमाई करने के रास्ते भी बहुत खुले हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि 200 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। 300-400 करोड़ के अराउंड अगर भी जाएगी तो भी फिल्म सक्सेसफुल मानी जाएगी और इससे उनका कमबैक तो होगा ही। खैर, इसके बाद थलपति विजय की कौन सी मूवी मेरी फेवरेट है। देखिए थलपति विजय सर की मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन अगर कोई फेवरेट फिल्म अगर समझनी हो, जाननी हो, तो उसमें 2 फिल्में मेरे जहन में हमेशा रहेंगी। पहली है गिल्ली और दूसरी है थुपक्की। देखिए गिल्ली तो चलो एक महेश बाबू की मूवी उकाड़ू की रीमेक थी, तो उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं क्योंकि इतना पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते, ठीक है। तो मुझे ऐसा जो लगता है वो फिल्म जो मेरी फेवरेट है वो है थुपक्की। थुपक्की में विजय सर की जो परफॉर्मेंस थी और जो फिल्म की कहानी थी, जो ऑफिसर के रोल में नजर आए थे, वो लैंडमार्क परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस को मैं भूल नहीं सकता। वो विजय सर की भी टर्निंग आउट फिल्म साबित हुई थी, उसके बाद ही उनका मार्केट इतनी तरह से बूस्ट हुआ था। तो थुपक्की मेरे लिए वो फिल्म रहेगी। आपकी विजय सर की कौन सी फेवरेट फिल्म है आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन भी विजय सर की मूवी से है, क्या विजय सर की मूवी कभी 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। देखिए इस क्वेश्चन के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि 1000 करोड़ की कमाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी जो फिल्म है उस फिल्म वो किसी सुपरहिट फिल्म का सीक्वल हो। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है पुष्पा 2, KGF 2, बाहुबली 2, ठीक है। या फिर आपकी फिल्म को पैन इंडिया पर बहुत बड़ा सक्सेस मिले। तो विजय सर की अभी फिलहाल कोई फिल्म तो ऐसी नजर नहीं आ रही। लियो 2 चर्चा में है, लेकिन कब तक आएगी उसका बताना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद विजय सर की फिल्म जो होती है ना, उन्हें नॉर्थ बेल्ट में उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। मैं देख रहा था अभी लास्ट टाइम जब मैं उनकी मूवी को देखने गया था द गोट को, बिना प्रमोशन के थिएटर में ऑलमोस्ट 30% की ऑक्यूपेंसी थी। ये विजय सर का स्टार पावर ही है जो नॉर्थ बेल्ट में काम कर रहा है। अगर विजय सर की फिल्म को प्रॉपर प्रमोट किया जाए, ठीक है, अच्छे से उसको रिलीज दिलाई जाए, तो डेफिनेटली 1000 करोड़ की कमाई कर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे बहुत दूर लग रहा है। उन्हें इस चीज़ को करने के लिए तो किसी सीक्वल फिल्म का सहारा लेना पड़ेगा, या तो फिर वो उस फिल्म को पैन इंडिया के लेवल की बनाएं, क्योंकि अभी तक जो कंटेंट निकल कर आ रहा है वो भी कोई पैन इंडिया को बहुत ज़्यादा अपील करने वाला कंटेंट विजय सर की फिल्मों से नहीं आ रहा है। ये जो थलपति 69 है ये भी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का निकल कर नहीं आएगा। उसमें बॉबी देओल है, तो फिल्म पैन इंडिया पर रिलीज़ हो रही है, तो फिल्म वो मुझे आराम से वो भी मतलब 1000 करोड़ की नहीं दिख रही है। तो भविष्य में इनकी फिल्में 1000 करोड़ की कमाई करेंगी, जरूर करेंगी। अभी से इनकी फिल्मों का जब पोटेंशियल 700 करोड़ का पहुंच चुका है तो धीरे धीरे उस आंकड़े को छुआ जा सकेगा। खैर, अगला क्वेश्चन ये है कि फिर से विजय सर का क्वेश्चन, विजय सर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। विजय 69 मूवी जो है वो 700 करोड़ प्लस का कलेक्शन करेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 600 से 700 करोड़ का कलेक्शन होगा। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विजय की आखिरी फिल्म है, इस नाते मतलब उस फिल्म की उम्मीद हाई है, लोग उस फिल्म को देखने जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं 400 से 500 करोड़ बोलता, लेकिन चूंकि वो आखिरी फिल्म है तो 600 से 700 करोड़ आप मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फेवरेट थलपति विजय मूवी मैं बोल चुका हूँ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला एपिसोड जो है अगले संडे को आएगा। उसमें जो क्वेश्चन पिक किए जाएंगे वो इसी कमेंट सेक्शन से पिक किए जाएंगे। और आप कोशिश ये करिएगा कि पर्सनल क्वेश्चन से ज़्यादा आप कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिस पर मतलब वाकई में बात करने के लिए मेरे पास कुछ हो। मतलब कुछ कमेंट्स इस तरह से आते हैं कि इस मूवी की अपडेट, उस मूवी की अपडेट, तो उस पर तो यार जब अपडेट आएगी तो वो फिल्मी वाणी शो के एपिसोड में तो हम ले ही आएंगे। लेकिन आप कुछ क्वेश्चन इस तरह से करिए जिस पर हाँ बात करने में थोड़ा मजा आए, थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च करना पड़े। इस तरह के क्वेश्चन आप दीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब